नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज गेन में। मेरा नाम है गोविंद और आप देख रहे हैं मेरे साथ में डेली करंट अफेयर्स। दिनांक है 27 जुलाई 2026 और वार है मंडे। और 27 जुलाई 2026 तक जो भी न्यूज़पेपर में एग्जाम ओरिएंटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें से हम क्वेश्चन लेके आए हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है आपकी हर एग्जाम के लिए, वनडे एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी हो, आरएस हो, स्टेट पीसीएस हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आइए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला है कि पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है सार्वजनिक परीक्षाओं में नकल पेपर लीक रोकना। इस चर्चा में क्योंकि हाल ही में जैसे ही नीट पेपर लीक से संबंधित जो अभी विरोध प्रदर्शन हुआ जिसमें हमारे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी हुआ, इसको देखते हुए एक नई टास्क फोर्स का भी गठन करने के लिए प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है। तो उसी से रिलेटेड ये पब्लिक एग्जामिनेशन है प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स, ये चर्चा में है। इसमें प्रावधान है कि इसमें यदि कोई ऐसा असंगठित गिरोह जो पेपर लीक में सहयोग करता पाया जाता है या उसमें लिप्त पाया जाता है तो उसे मिनिमम 3 वर्ष की से लेकर 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है इसमें। और ये 2024 में बनाया गया था। तो ये क्या है, परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल व अनुचित साधनों पर रोक लगाने के लिए बनाया गया था। दोषियों के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया था। तो पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 क्या है, सार्वजनिक परीक्षाओं में नकल व पेपर लीक रोकना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की स्थापना किस वर्ष हुई। तो इसकी स्थापना हुई थी 2017 में। हाल ही में जो एनटी है ये चर्चा में रही है, वही पेपर लीक की वजह से, क्योंकि ये नीट की एग्जाम करवाती है। नीट की एग्जाम करवाती है, जेई मेंस की, सीयूईटी, यूजीसी नेट वगैरह की एग्जाम करवाती है। ये नीट एनटीए की जो चर्चा है हाल ही में रही है, क्योंकि इसमें जो भी कार्मिक थे लगभग 47 वो सभी बर्खास्त कर दिए गए और इसका पुनर्गठन का कार्य किया गया है। तो इसलिए हाल ही में चर्चा में है ये। इसकी जो स्थापना हुई थी 2017 में हुई थी। ये शिक्षा मंत्रालय का अधीन हमारा कार्य करता है और ये निम्न जो नीट वगैरह है, जेई है, में सीयूईटी है और यूजीसी नेट है, जो केंद्र स्तर की एग्जाम है उनका ये कंडक्ट करवाता है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 2017 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, नंदन नीलकणी निम्नलिखित में से किस संस्था के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं। तो ये यूआईडीआई जो हमारी आधार से रिलेटेड संस्था है उसके प्रथम संस्थापक रहे हैं। और ये हाल ही में चर्चा में क्यों है, क्योंकि इन्हें हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा जो बनाई गई है पेपर लीक के लिए टास्क फोर्स, एक कमेटी बनी है, उसके लिए इनको अध्यक्ष बनाया गया है। उसमें नंदन नीलकणी को उनकी देखरेख में बनाई जाएगी और ये सुझाव देगी ये कमेटी पेपर लीक से किस तरीके से निपटारा हो सके। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इन्फोसिस के सह संस्थापक थे, यूआईडीआई के प्रथम अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आधार परियोजना के प्रमुख वास्तुकार नंदन नीलकर्णी भी थे। तो इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 4, सारनाथ किस कारण से विश्व प्रसिद्ध है। सारनाथ किस कारण से विश्व प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर है बुद्ध का प्रथम उपदेश। हाल ही में सारनाथ चर्चा में रहा है क्योंकि यूनेस्को ने इसे हाल ही में विश्व धरोहर घोषित किया है। विश्व धरोहर घोषित किया है 45वीं विश्व धरोहर घोषित किया है किसको, सारनाथ को। तो सारनाथ क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुद्ध का जो प्रथम उपदेश था वो यही था। कहाँ है सारनाथ, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। धम्मेक स्तूप भी यही है, अशोक स्तंभ और धर्मचक्र परिवर्तन ये इसी स्थल से संबंधित है, सारनाथ से ही। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये कि यूनेस्को की हाल ही में जो विश्व धरोहर है उसमें शामिल किया गया है 45वें नंबर का। तो ये इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस
फ्रांस में। इसलिए चर्चा में क्योंकि हाल ही में इसने जो सारनाथ है उसको 45वें जो विश्व धरोहर है यूनेस्को की उसमें शामिल किया गया है। तो यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी, मुख्यालय इसका पेरिस में है। उद्देश्य क्या है इसका? शिक्षा को, विज्ञान को, संस्कृति और विश्व धरोहर संरक्षण को बढ़ावा देना, इनको संरक्षित करना इसका उद्देश्य है। ये एक यूएनओ की शाखा है। मुख्यालय क्या है इसका? पेरिस, फ्रांस में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना किन दो राज्यों से संबंधित है? ये केन बेतवा नदी परियोजना हाल ही में इसके में जो परियोजना है इसको बनाई गई है, तो इसमें रहने वाले उनके जो परिवार हैं उनका पुनर्वास से संबंधित ये विरोध का कारण भी रही है। तो ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश इन दोनों के बीच में है। तो ये हाल ही में इसलिए भी चर्चा में रही है क्योंकि इसमें जो ये केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना है इसका बहुत ही ज़्यादा विरोध देखने को मिला है। ये भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। दोधन बांध इसी पर ही बना हुआ है। ये 220 वर्ग किलोमीटर में है। पन्ना टाइगर रिजर्व इसी में आता है, केन बेतवा में, जो कि एमपी में है। बुंदेलखंड का क्षेत्र भी इसी में आता है। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना, इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश और एमपी और यूपी की सीमाओं में है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है APAR का पूर्ण नाम क्या है? अपार का पूर्ण नाम क्या है? तो अपार का पूर्ण नाम है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ये हाल ही में चर्चा में है। इसलिए चर्चा में है क्योंकि हाल ही में जो SC है हमारी सुप्रीम कोर्ट, उसने कहा है कि अपार बनाना ये वॉलेंट्री होगा, किसी को भी फोर्स नहीं किया जाएगा कि हाँ ये अपार आपको बनानी है। बिना अपार के किसी भी आप स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं रोक सकते। तो इसलिए ये हाल ही में चर्चा में है। तो अपार की फुल फॉर्म अपन ने देख ली, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। होती क्या है? ये होती है जो किसी भी स्टूडेंट का शैक्षणिक रिकॉर्ड होता है उसका एकीकृत डिजिटल प्रबंधन करती है। वो एक आईडी होती है, डिजिटल आईडी, उसमें सारे रिकॉर्ड होते हैं। उसको आईडी नंबर को लॉगिन करते ही उसमें जितनी भी जो एकेडमिक रिकॉर्ड है उसको देखा जा सकता है। ये NEP 2020 के अंतर्गत एक पहल थी अपार, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? भारतीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 324। ये भारतीय निर्वाचन आयोग हाल ही में जो सर चल रहा है SIR, उसके लिए बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। और देखते हैं अनुच्छेद 280, ये भारतीय जो वित्त विभाग है उसका है। 324 निर्वाचन है। 356 में राष्ट्रपति आपातकाल है, राष्ट्रपति शासन है। 356 में राष्ट्रपति शासन है। और 370 में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा था, जो कि हाल ही में खत्म कर दिया था 2019 में। तो अनुच्छेद 324 क्या है? स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, चुनाव का संचालन करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है बाब अलमंडेब जल डबरू मध्य किन जल निकायों को जोड़ता है? तो किसको जोड़ता है? एक तो जोड़ता है लाल सागर को, एक जोड़ता है अदन की खाड़ी को। ये अभी अपन ने पढ़ा था कि ये इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि रोज लगभग न्यूज में चर्चा में आ रहा है, क्योंकि हाल ही में इसको जो यमन है, यमन में जो यहूदी हैं उन्होंने इसको बंद कर दिया है। ईरान ने इसको बंद करवा दिया है, तो ये भी बंद कर दिया है। पहले जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज था वो बंद कर दिया गया था, अब ये बंद कर दिया गया है। तो ये यूरोप का जो इधर को पश्चिमी एरिया है उसको कनेक्टिविटी के लिए बहुत बड़ा काम करता था ये व्यापारिक केंद्र, इसलिए इसको बंद कर दिया गया। तो ये चर्चा में था। और ये लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है। इसे गेट ऑफ टीयर्स भी कहते हैं। अफ्रीका और एशिया के बीच में है। ये वैश्विक तेल और व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। वैश्विक तेल है और व्यापार के लिए बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग है। तो ये हाल ही में चर्चा में रहा था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुशासन गुड गवर्नेंस का मूल सिद्धांत नहीं है?
तो पारदर्शिता है, जवाबदेही है, विधि का शासन है, निरंकुश शासन नहीं है। निरंकुश शासन नहीं है, तो इसका आंसर ये है। गुड गवर्नेंस का मतलब ये होता है कि सारी चीजें हो वो सामने हो, लोकतंत्र में सबके सामने हो, जिसमें पारदर्शिता हो, कोई भी काम हो रहा तो उसकी जवाबदेही हो, कानून के अनुसार सम्मत शासन हो। देखिए, गुड गवर्नेंस के प्रमुख सिद्धांतों में क्या आती है? ट्रांसपेरेंसी आती है, पारदर्शिता, अकाउंटेबिलिटी आती है, जवाबदेही। रूल आता है, रूल्स ऑफ लॉ के कानून के अनुसार। पार्टिसिपेशन, भागीदारी आती है। रेस्पॉन्सिवनेस, जिम्मेदारी आती है। इफेक्टिवनेस, प्रभाविता, एफिशिएंसी होती है। इक्विटी, समानता होती है। कॉन्शियसनेस, ओरिएंटेशन, सभी के लिए समान तरीके से इसमें कार्य किया जाता है कि समावेशी विकास हो सभी का और सभी को इसमें फायदा हो, वो गुड गवर्नेंस होती है। गुड गवर्नेंस होती है। तो ये हाल ही में चर्चा में भी है, क्योंकि अभी जो जो नीट का जो विद्रोह चल रहा था सीजेपी के द्वारा, उसमें ये शिक्षा मंत्री से, प्रधान शिक्षा मंत्री थे हमारे जो धर्मेंद्र प्रधान, उनसे हमारे अकाउंटेबिलिटी मांग रहे थे कि उनकी जवाबदेही सुनिश्चित की जाए, और जवाबदेही मानी उन्होंने, जिम्मेदारी मानी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो इसलिए गुड गवर्नेंस का जो इनमें से जो सिद्धांत नहीं था वो था निरंकुश शासन। चलिए, ये आज के हमारे 10 क्वेश्चन हुए। आशा करते हैं कि आपको ये 10 क्वेश्चन बहुत फ्रूटफुल रहेंगे, लगेंगे, आपकी आने वाली एग्जाम में बहुत सहायता करेंगे। और आपको यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।